नमस्कार। खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की शुरुआत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। इस दरमियान ही समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रही हैं। आपको बता दें कि तस्वीरों में ही प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में एक मजबूत व्यक्तिगत केमिस्ट्री और इसके साथ ही दीर्घकालिक विश्वसनीय संबंधों की झलक भी देखने को मिली है। गार्ड ऑफ ऑनर के ही समापन के तुरंत ही बाद राष्ट्रपति पुतिन महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट के लिए रवाना हुए थे और राजघाट की ये यात्रा भारत के राष्ट्रपिता के प्रति सम्मान व्यक्त करने का प्रतीक है। राष्ट्रपति भवन से ही राजघाट तक का लगभग 8.5 किलोमीटर तक का मार्ग सुरक्षा कारणों से पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया और पुलिस बल भी तैनात किए गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है और पुतिन का शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति भवन में जोरदार स्वागत किया गया है। इसके बाद उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी थी और भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन भी होगा और जहां पर दोनों नेता प्रमुख मुद्दों पर चर्चा भी किए हैं। आपको बता दें कि समिट के ही बाद पुतिन आरटी और के बाद ही नए इंडिया चैनल का भी यहां पर हो सकता है शुभारंभ करेंगे और इसके बाद ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में ही राजकीय भोज आयोजित करेगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि सबसे पहले मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यूक्रेन में हो रही घटनाओं के बारे में काफी जानकारी साझा कर सकता हूं और हम अमेरिका सहित ही कुछ साझेदारी के साथ ही मिलकर एक संभावित शांतिपूर्ण समझौते पर विचार कर रहे हैं और इस स्थिति का ही समाधान ढूंढने में आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। और हमारे तौर तरीके इतिहास में गहराई से ही निहित हैं, लेकिन शब्दों का नहीं बल्कि मामले के सार का महत्व है जो बहुत गहरा है। हम वास्तव में ही इसकी सराहना करते हैं और इस तथ्य के अभी आप प्रधानमंत्री के रूप में और इस विशेष व्यक्तिगत ध्यान देते हैं। भारत और रूस के रिश्तों के इतिहास में ये दिन बेहद अहम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं। उनका विमान दिल्ली के ही पालम एयरबेस पर लैंड हुआ था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर जाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, गले लगाकर, मुस्कुराकर। और इसके साथ ही ये तस्वीरें जो है दुनिया भर में सुर्खियां भी बन चुकी है। लेकिन इस खास मुलाकात का एजेंडा क्या है, इसमें भारत को क्या मिलेगा और दुनिया इसे कैसे देख रही है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये पुतिन का पहला भारत दौरा है। दुनिया में बदलते समीकरण, पश्चिम के दबाव और एशिया में तेजी से बदलते पावर बैलेंस के बीच पुतिन की ये यात्रा सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पालम एयरफोर्स स्टेशन पर यह शाम ऐतिहासिक बन गई। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान रनवे पर उतरा। रूस रिश्तों का एक नया अध्याय शुरू होता दिखा। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे। पुतिन जैसे ही विमान से उतरे, दोनों नेता एक दूसरे की तरफ बढ़े और एक गर्मजोशी भरा गले मिलना, एक ऐसा संदेश जो पूरी दुनिया को साफ साफ सुनाई दे रहा। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस को लेकर पश्चिमी देशों की आलोचना लगातार बढ़ती रही है। ऐसे माहौल में पुतिन का भारत दौरा, खास तौर पर इस तरह के स्वागत के साथ, सिर्फ एक कूटनीतिक घटना नहीं बल्कि एक रणनीतिक सिग्नल भी है। भारत और रूस का संबंध दशकों पुराना है। रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, तकनीक, हर क्षेत्र में दोनों देशों की पार्टनरशिप की जड़ें गहरी हैं। लेकिन हालिया वर्षों में वैश्विक भू राजनीति इतनी तेजी से बदलती है कि ये यात्रा बहुत ही बहुस्तरीय मायने रखती है, क्योंकि रूस चीन की तरफ झुक रहा है। भारत अमेरिका और यूरोप के साथ भी संबंध गहरा कर रहा है और दुनिया बहुध्रुवीय हो रही है। ऐसे में पुतिन का दिल्ली आना दोनों देशों के लिए एक मौका है। वे अपने पुराने रिश्तों को नए दौर के मुताबिक रिकैलिब्रेट करें। अमेरिका की नजरें इस मुलाकात पर टिकी है। यूरोप इसे चिंता से देख रहा है और रूस इसे एशिया में अपने लिए एक मजबूत आधार के तौर पर पेश करना चाहता है। भारत की रक्षा क्षमताओं में रूस की भूमिका ऐतिहासिक है। फाइटर जेट,
मिसाइल सिस्टम, पनडुब्बियां, भारत की सेना का बड़ा हिस्सा रूसी तकनीक पर आधारित है। यूक्रेन युद्ध के चलते रूस की उत्पादन क्षमता पर दबाव है, लेकिन भारत अभी भी चाहता है कि उसकी रक्षा सप्लाई चेन स्थिर रहे। और यूक्रेन युद्ध के बाद रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। सस्ते क्रूड ने भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा दिया, लेकिन भुगतान प्रणाली रूपी रबर ट्रेड अब भी पूरी तरह से स्थिर नहीं है। इस यात्रा का सबसे संवेदनशील हिस्सा यूक्रेन युद्ध पर भारत की भूमिका, और भारत ने हमेशा शांति, संवाद और कूटनीति की बात की। पश्चिम ने कई बार भारत पर दबाव बनाया, लेकिन भारत ने अपने स्वतंत्र रुख को अपनाए रखा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो रूस और पश्चिमी दोनों के साथ समान रूप से ही संवाद कर सकता है। यही तस्वीरें मोदी पुतिन की ये मुलाकात की हैं, दुनिया की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ने वाली तस्वीरें हैं। तो ये था भारत रूस के रिश्तों की बदलती तस्वीर और पुतिन के भारत दौरे पर हमारा विशेष कवरेज। आने वाले 24 घंटे इस यात्रा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सहमति क्या बनती है, घोषणाएं क्या होती हैं और दुनिया कैसे प्रतिक्रिया देती है, ये देखने वाली बात। पीएम मोदी ने भारत और रूस के बीच में अटूट दोस्ती का क्रेडिट पुतिन को दिया है। उन्होंने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति ने 25 साल पहले दोनों देशों के बीच में पार्टनरशिप की नींव रखी थी। इस बीच मानवता को कई संकट देखने पड़े, लेकिन भारत रूस दोस्ती ध्रुव तारे की तरह ही बनी है और हर कसौटी पर अच्छे संबंध रहे हैं। उसी प्रकार से शिप बिल्डिंग में हमारा गहरा सहयोग मेक इन इंडिया को सशक्त बनाने का सामर्थ्य रखता है। यह हमारे विन विन सहयोग का एक और उत्तम उदाहरण है, जिससे जॉब्स, स्किल्स और रीजनल कनेक्टिविटी सभी को बल मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा भारत रूस साझेदारी का मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग पूरे विश्व में सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज इंडस्ट्रीज में हमारी साझेदारी को ठोस समर्थन मिलेगा। फ्रेंड्स, लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स, एससीओ तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है
और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। आज राष्ट्रपति पुतिन और मुझे इंडिया रशिया बिजनेस फोरम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच हमारे बिजनेस संबंधों को नई ताकत देगा। इससे एक्सपोर्ट, को प्रोडक्शन और को इनोवेशन के नए दरवाजे भी खुलेंगे। दोनों पक्ष यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए के शीघ्र समापन के लिए प्रयास कर रहे हैं। कृषि और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हमारा करीबी सहयोग फूड सिक्योरिटी और किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि इसे आगे बढ़ाते हुए अब दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। हम आईएनएसटीसी, नॉर्दर्न सी रूट, चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि अब हम भारत के सी फेरर्स की पोलर वाटर्स में ट्रेनिंग के लिए सहयोग करेंगे। यह आर्कटिक में हमारे सहयोग को नई ताकत तो देगा ही, साथ ही इससे भारत के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। सहयोग और पीपल टू पीपल टाइज का विशेष महत्व रहा है। दशकों से दोनों देशों के लोगों में एक दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान और आत्मीयता का भाव रहा है। इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए हमने कई नए कदम उठाए हैं। हाल ही में रूस में भारत के 2 नए कॉन्सुलेट्स खोले गए हैं। इससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क और सुगम होगा और आपसी नजदीकियां बढ़ेगी। इस वर्ष अक्टूबर में लाखों श्रद्धालुओं को काल्मिकिया में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फोरम में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का आशीर्वाद मिला। मुझे खुशी है कि शीघ्र ही हम रूसी नागरिकों के लिए निःशुल्क 30 डे ई टूरिस्ट वीजा और 30 डे ग्रुप टूरिस्ट वीजा की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैन पावर मोबिलिटी हमारे लोगों को जोड़ने के साथ साथ दोनों देशों के लिए नई ताकत और नए अवसर क्रिएट करेगी। मुझे खुशी है कि इससे बढ़ावा देने के लिए आज 2 समझौते किए गए हैं। हम मिलकर वोकेशनल एजुकेशन, स्किलिंग और ट्रेनिंग पर भी काम करेंगे। हम दोनों देशों के स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और खिलाड़ियों का आदान प्रदान भी बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, आज हमने
क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत नेपाल की खुली सीमा पर पिछले कुछ महीनों से ही कई देशों, खास तौर पर भी आपको बताते चले कि पाकिस्तान और चीन और ब्रिटेन से जुड़े नागरिकों की घुसपैठ बढ़ने लगी है। सुरक्षा एजेंसियों की चिंता के बाद ही भारत और नेपाल ने अब संयुक्त रूप से निगरानी बढ़ाने और बिना ही आपको बताते चले कि आने वाले कड़ी कार्रवाई का भी फैसला किया है। नेपाल बॉर्डर कितना सुरक्षित है? बॉर्डर पर चौकसी क्यों बढ़ाई गई? खुली सीमा अब क्यों बनी खतरा? भारत नेपाल की खुली सीमा पर पिछले कुछ महीनों से कई देशों, खास तौर पर पाकिस्तान, चीन और ब्रिटेन से जुड़े नागरिकों की घुसपैठ बढ़ने लगी है। सुरक्षा एजेंसियों की चिंता के बाद भारत और नेपाल ने अब संयुक्त रूप से निगरानी बढ़ाने और बिना वीजा आने वाले पर कड़ी कार्यवाही करने का फैसला लिया। खुली सीमा बनी सुरक्षा चुनौती। भारत नेपाल की 1880 किलोमीटर लंबी खुली सीमा, जिसे लोगों की आवाजाही आसान बनाने के लिए बनाया गया था, अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बन रही है। हाल के महीनों में पाकिस्तान, चीन और ब्रिटेन से जुड़े नागरिक नेपाल रास्ते से भारत में घुसने की कोशिश करते पकड़े गए। 15 नवंबर को एसएसबी ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को बॉर्डर से पकड़ा, जिनमें से एक पाकिस्तानी मूल का बताया गया। वहीं कई चीन नागरिक भी नेपाल होकर अवैध तरीके से भारत में आने की कोशिश करते मिले। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां मान रही हैं, खुली सीमा का सबसे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश तीसरे देशों के लोग कर रहे हैं। अवैध प्रवेश पर होगी सख्त सजा। बहराइच में पकड़ी गई एक चीनी महिला को 8 साल की जेल और 50,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। ये चेतावनी इतनी कड़ी है कि भारत और नेपाल दोनों के कड़े कानून। चीन का दूतावास चेतावनी, गलती से भी भारतीय सीमा में दाखिल हुए तो गिरफ्तारी तय है। भारत में सजा, बिना वीजा पासपोर्ट प्रवेश पर 5 साल जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना। नेपाल में सजा, बिना वीजा प्रवेश पर 5 साल जेल और 50,000 रुपए फाइन। अब बॉर्डर की निगरानी होगी डबल। नेपाल के गृह मंत्रालय ने संयुक्त प्रवक्ता रविंद्र आचार्य ने पुष्टि की है कि दोनों देशों ने अब मिलकर सीमा पर निगरानी तेज करने, इंटेलिजेंस ऑपरेशन बढ़ाने और विदेशी नागरिकों की एंट्री एग्जिट का पूरा रिकॉर्ड रखने का फैसला किया है। भारत नेपाल सीमा पर 250 से ज्यादा चौकियां और 9,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात है। तो वहीं नेपाल के एपीएफ अधिकारियों के अनुसार कई लोग अनजाने में सीमा पार कर लेते हैं, लेकिन कई केस पूरी तरह जानबूझकर की गई घुसपैठ के होते हैं। वहीं नेपाल पहले भी ऐसे कई विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर वापस भेज चुका है, जिसमें भूटानी शरणार्थी भी शामिल हैं। 1880 किलोमीटर लंबी खुली सीमा का फायदा उठाकर नशा तस्कर, मानव तस्कर, फर्जी दस्तावेज वाले विदेशी नागरिक और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोग एक्टिव हो गए हैं। ठीक इसी वजह से भारत और नेपाल ने दावा किया है, केंद्रीय फोकस अब घुसपैठ रोकना और वास्तविक टाइम्स में जानकारी साझा करना होगा। भारत नेपाल के रिश्तों पर राजनीतिक असर। चलिए अब बात करते हैं भारत और नेपाल के रिश्तों की। सदियों पुरानी सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक रिश्तों से जुड़े 2 पड़ोसी देश। 1950 की शांति और मैत्री संधि ने दोनों देशों के बीच खुली सीमा और मुक्त आवाजाही को मजबूत आधार बना दिया, लेकिन 2025 में नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता ने इन संबंधों पर नया दबाव भी डाल दिया। नेपाल में आंदोलन और इस्तीफा। देश भर में विदेश प्रदर्शन, हिंसा और युवाओं के आक्रोश के चलते प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और नेपाल अब चुनावों की ओर बढ़ रहा है। भारत के लिए चिंता का कारण। यह अस्थिरता भारत के लिए भी चिंता का कारण है। खुली सीमा के कारण तस्करी, अवैध गतिविधियों, सुरक्षा जोखिमों के बढ़ने की आशंका है। द्विपक्षीय व्यापार और ऊर्जा सहयोग पर भी असर दिख रहा है। तो वहीं राजनीतिक खालीपन चीन के लिए अवसर बन रहा है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत स्पष्ट कर चुका है कि नेपाल की स्थिरता दक्षिण एशिया की शांति के लिए जरूरी है। भारत नेपाल सीमा वर्षों से दोस्ती और विश्वास का प्रतीक रही है, लेकिन अब तीसरे देशों के नागरिकों की घुसपैठ ने इस खुली सीमा की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे दी है। दोनों देशों के संयुक्त कदम कितने असरदार होंगे, ये आने वाला समय बताएगा।
वहीं दूसरी ओर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ही जीएमआर और दिल्ली पीडब्ल्यूडी विभाग के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण की भयावह स्थिति देखते हुए इसके खिलाफ लड़ाई बेहद जरूरी है और इस लड़ाई में सभी का एकजुट होना जरूरी है। सामूहिक प्रयास से हम बेहद ही परिणाम जो है प्राप्त कर सकते हैं, बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और आज इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने यहाँ सक्रिय रूप से काम कर रही प्रमुख कंपनियों को शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं। हमने प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए जीएमआर के साथ ही समझौता भी किया है। प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली का युद्ध, जिस तरीके की अलार्मिंग सिचुएशन दिल्ली शहर में चल रही है, ऐसा लगता है कि सबको मिलकर के यदि हम सब इस प्रदूषण के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ेंगे और उसमें अपना सहयोग देंगे तो और बेहतर तरीके से हम उसमें रिजल्ट लेके आ पाएंगे। और आज उसी दिशा में हमने कोशिश की है कि अनेकों बड़ी कंपनियां जो दिल्ली में कार्यरत हैं, उन सबको भी इस प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में साझी किया जाए। और आज हमने जीएमआर के साथ में एक एमओयू साइन किया है, जिसमें एक स्ट्रेच जो है आजाद मार्केट से लेके इंदरलोक तक का हमने जीएमआर को दिया है फॉर मेंटेनेंस, क्लीनिंग एंड प्लांटेशन। और उन्होंने 3 साल के लिए स्ट्रेच हमसे लिया है और जिसपे उनका काम शुरू हो चुका है, प्लांटेशन लगाने का, उसको मेंटेन करने का, वहां ड्रिपिंग करने का, पानी इत्यादि की व्यवस्था करने का, एक सोलर पंप भी वहां पे लगाया गया है। 6 करोड़ की लागत से जीएमआर ये काम करेगा और ऐसे अलग अलग कंपनियों से, जिसमें हमने आईओसीएल से मधुबन चौक से लेके मुकरबा चौक तक का उनको काम दिया है, चिराग दिल्ली फ्लाईओवर का काम उन्हें दिया है, पंचशील क्लब फ्लाईओवर का काम दिया है, आईआईटी फ्लाईओवर का दिया है, पंजाबी बाग का और अरविंदो मार्ग का। आईजीएल को हमने मुनीर का फ्लाईओवर का काम दिया है सीएसआर में करने के लिए। वेदांता को हमने पंजाबी बाग फ्लाईओवर, राम मंदिर साइड और आउटर रिंग रोड पे शालीमार बाग साइड, न्यू रावतुल्ला मार्ग जो फ्लाईओवर है वो दिया है वेदांता को। गोदरेज को हमने नेताजी सुभाष पैलेस वाला फ्लाईओवर दिया है। डालमिया को हमने ओबराय और लोधी रोड और वो फ्लाईओवर दिया है, मांगी फ्लाईओवर दिया है। डीएलएफ को हमने करमपुरा फ्लाईओवर दिया है। और ऐसे ही अलग अलग बाकी और भी कंपनियों से दिल्ली सरकार की बातचीत हो रही है। सीएसआर के माध्यम से सभी लोग इस रिस्पांसिबिलिटी को शेयर करें कि दिल्ली को साफ रखने के लिए, दिल्ली को इस समय प्रदूषण की जब इतनी बड़ी मार दिल्ली पे पड़ रही है तो सब लोग मिलकर के अपने एफर्ट कर प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली का युद्ध, जिस तरीके की अलार्मिंग सिचुएशन दिल्ली शहर में चल रही है, ऐसा लगता है कि सबको मिलकर के यदि हम सब इस प्रदूषण के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ेंगे और उसमें अपना सहयोग देंगे तो और बेहतर तरीके से हम उसमें रिजल्ट लेके आ पाएंगे। और आज उसी दिशा में हमने कोशिश की है कि अनेकों बड़ी कंपनियां जो दिल्ली में कार्यरत हैं, उन सबको भी इस प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में साझी किया जाए। और आज हमने जीएमआर के साथ में एक एमओयू साइन किया है, जिसमें एक स्ट्रेच जो है आजाद मार्केट से लेके इंदरलोक तक का हमने जीएमआर को दिया है फॉर मेंटेनेंस, क्लीनिंग एंड प्लांटेशन। और उन्होंने 3 साल के लिए स्ट्रेच हमसे लिया है और जिसपे उनका काम शुरू हो चुका है, प्लांटेशन लगाने का, उसको मेंटेन करने का, वहां ड्रिपिंग करने का, पानी इत्यादि की व्यवस्था करने का, एक सोलर पंप भी वहां पे लगाया गया है। 6 करोड़ की लागत से जीएमआर ये काम करेगा और ऐसे अलग अलग कंपनियों से, जिसमें हमने आईओसीएल से मधुबन चौक से लेके मुकरबा चौक तक का उनको काम दिया है, चिराग दिल्ली फ्लाईओवर का काम उन्हें दिया है, पंचशील क्लब फ्लाईओवर का काम दिया है, आईआईटी फ्लाईओवर का दिया है, पंजाबी बाग का और अरविंदो मार्ग का। आईजीएल को हमने मुनीर का फ्लाईओवर का काम दिया है सीएसआर में करने के लिए। वेदांता को हमने पंजाबी बाग फ्लाईओवर, राम मंदिर साइड और आउटर रिंग रोड पे शालीमार बाग साइड, न्यू रावतुल्ला मार्ग जो फ्लाईओवर है वो दिया है वेदांता को। गोदरेज को हमने नेताजी सुभाष पैलेस वाला फ्लाईओवर दिया है। डालमिया को हमने ओबराय और लोधी रोड और
वो फ्लाईओवर दिया है, मांगी फ्लाईओवर दिया है, डीएलएफ को हमने करमपुरा फ्लाईओवर दिया है और ऐसे ही अलग अलग बाकी और भी कंपनियों से दिल्ली सरकार की बातचीत हो रही है। सीएसआर के माध्यम से सभी लोग इस रिस्पांसिबिलिटी को शेयर करें कि दिल्ली को साफ रखने के लिए, दिल्ली को इस समय प्रदूषण की जब इतनी बड़ी मार दिल्ली पे पड़ रही है तो सब लोग मिलकर के अपने एफर्ट करें। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।